हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है 10 जनवरी और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है 22 जनवरी को। तो लगभग 11 से 12 दिन आपके पास बचे हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को। तो आज इसी वजह से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक यूके पीएससी द्वारा कराया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपके फॉरेस्ट गार्ड में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूके पीएससी जो है रिपीटेड क्वेश्चन भी देता है। जिस तरह से आपके पुलिस कांस्टेबल में कुछ क्वेश्चंस आए थे और वो सेम एज इट इज़ यहाँ पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम में भी रिपीट हुए थे, तो उसी तरह से जितने भी विभिन्न परीक्षाएं यूके पीएससी ने करवा दी हैं, तो उसमें से आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और साथ ही साथ आपको इसमें अन्य ज्ञान भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें कि उसने पूछा है कि इन मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है भारत देश के नागरिक को है, लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत रुपए है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 500 से 5000 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संसद बनी है किन किन चीज़ों से ये बनी है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से भारतीय संसद बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? तो जितने भी यूके पीएससी के एग्जाम्स हैं उसमें जो है आपका संविधान जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस संविधान से पूछे गए थे पटवारी के एग्ज़ाम में भी, और आगे भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में भी संविधान से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप एक बार संविधान को रिवाइज करके जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद, क्योंकि ये क्या थे, आपके अस्थाई सदस्य थे और सबसे बुजुर्ग सदस्य भी ये हैं। तो अस्थाई सदस्य थे, जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी तब यह अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे और साथ ही साथ बुजुर्ग अध्यक्ष भी थे। ठीक है, बाकी सब तो आपको पता ही होगा। जितनी भी समितियां हैं, संविधान की जितनी भी समितियां हैं, उनके कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं वो सब भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू आपके संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष। तो इसी तरह से कुछ 8-9 समितियां हैं जिनके आपको अध्यक्ष याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता? राइट आंसर इसका होगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका होगा, राज्य विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी? राइट आंसर होगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये जो आपका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, ये आपका वन संरक्षक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि सहायक वन संरक्षक का जो एग्ज़ाम पेपर 2019 का है, जो नवंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें से ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये भी आपका देखो संविधान से ही पूछा गया है। तो यहाँ पर संविधान से कई क्वेश्चन बन जाते हैं यूके पीएससी द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 86वां संशोधन, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क होनी चाहिए शिक्षा, जो कि बच्चे होते। तो ये किया गया था 2002 में। ठीक है, ये भी आप याद रखना, इसका सन भी पूछा जा सकता है। और जितने भी संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनके अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए और संशोधन भी पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको 2019 में भारत रत्न नहीं प्राप्त हुआ? तो इनमें से किसको नहीं प्राप्त हुआ? वो है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा अधिकार है जब आपातकाल हो तो उसको हम कम भी नहीं कर सकते और निलंबित भी नहीं कर सकते? तो ये है हमारे जीवन जीने का अधिकार।
बाकी भाषण का अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता को भी कम किया जा सकता है और संगठित होने का अधिकार भी आपसे उस वक्त छीन लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि 2019 के नवंबर में ये एग्जाम हुआ था। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है NK सिंह को। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2019 तक यूरोजोन में कितने देश सम्मिलित हुए? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था और राइट आंसर इसका है 19। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की? राइट आंसर इसका है तुर्की और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट आंसर इसका है क्रिस गेल। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सुधाकर सेट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 है, टूर दी फ्रांस 2019 का विजेता कौन था? तो ये दोनों भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है टूर दी फ्रांस 2019 का विजेता कौन था? राइट आंसर इसका होगा ईगन बेरनाल। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से पुरुष सिंगल्स विंबलडन 2019 के विजेता कौन है? तो ये सभी आपके क्या पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से आपसे खेल से संबंधित जो कि मैंने करवा दी है, कल ही की वीडियो में मैंने आपको खेल से संबंधित प्रश्नोत्तरी बताई, जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, आपने पढ़ लिया पुरुष सिंगल्स विंबलडन 2019 के विजेता कौन रहे? राइट आंसर इसका है नोवाक जोकोविक। क्वेश्चन नंबर 18 है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया? राइट आंसर इसका होगा 1679 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोलम संवत प्रारंभ हुआ था 825 ईस्वी सन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था सन्निधाता से। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम मंदिर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और फैक्ट वाइज इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। राइट आंसर इसका होगा जयपुर का बैराट, और जयपुर कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर देश से दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो उत्तर पश्चिमी सीमाओं से आक्रमण किसने किया था? ईरानी ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस वक्त का, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। राइट आंसर इसका है 6। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? राइट आंसर इसका होगा लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान निम्न में से किसे जाना जाता है? तो किस नाम से इसको जानते हैं? इसको कहते हैं नाभि। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? तो समुद्र में जब सुनामी की लहरें उठती है तो वो किसके कारण उठती है? समुद्र के अंदर भूकंप आने के कारण। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, भूकंप का। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे पटवारी के एग्जाम में पूछ लिया था कि शिशु लिंगानुपात कितना है। तो आपसे ना जितने भी 2011 की जनगणना है तो उससे फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंकड़े पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि हरिद्वार है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो जिला है वो चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे छोटा कौन सा है? चंपावत है, 1766। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा बांध बनाया गया है रिहंद नदी पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैकमोहन रेखा मध्य में है, तो यह है भारत एवं चीन के मध्य में। बाकी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो यह कहलाता है आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 33 है शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूकेपीएससी के कई एग्जाम में ये पूछा गया है। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह स्थित है कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है मिलाकाइट खनिज है, यह किसका खनिज है, यह है तांबे का खनिज। क्वेश्चन नंबर 35 है उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों व दांतों में पाया जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन कौन सा, कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड, फॉस्फेट या फिर बोरेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो नेचुरल जो पॉलीमर है इनमें से रेशम भी है, सेलुलोज भी है और रबड़ भी है, यह हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं। बाकी जो आपका प्लास्टिक है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। तो शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है, शरीर में यह दांतों को प्रभावित करता है फ्लोराइड का प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 38 है विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। राइट आंसर इसका होगा जनन द्रव्य डीएनए में। तो बायोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस पोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 39 है 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है। तो इस पुस्तक का शीर्षक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 40 है पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था। राइट आंसर इसका होगा तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है। तो फ्रेंड्स जो पोलियो की बीमारी होती है वो होती है वायरस के कारण, यानी कि विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 42 है दही में कौन से बैक्टीरिया बहुतायत में होते हैं। तो साइंस से ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बेसिक होते हैं। तो दही में जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका होगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर इसका है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। और आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा में किसके आप क्या मौजूद होता है जो कि हानिकारक होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण क्या है। राइट आंसर इसका होगा सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से वायुमंडल की कौन सी सतह परत पृथ्वी के सबसे निकटतम है। तो फ्रेंड्स ये जो भूगोल है उसमें ये परत वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी परत क्या है। ऐसा ही आपसे एक पटवारी में भी पूछा गया था जिसका आंसर नोस्फियर था, जिसमें कि पूछा गया था कि जहाँ मानव की जो क्रियाएं हैं वो अधिकतम होती हैं, तो उसमें नोस्फियर इसका राइट आंसर था। अब यहाँ पर पूछा है कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो पृथ्वी के अधिकतम निकट है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर, और आपको इनको इंग्लिश में इनके नेम याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी में, जैसे कि यहाँ पर हिंदी में भी यहाँ इंग्लिश के ही वर्ड यूज़ करे हैं और किसी किसी में ही ऐसा होता है कि हिंदी में उसका वर्जन दिया रहता है। तो ट्रोपोस्फेयर राइट आंसर होगा, जिसको कि क्या कहते हैं, शोभ मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था। राइट आंसर इसका होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 48 है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। राइट आंसर इसका होगा अर्नस्ट हैकेल ने। क्वेश्चन नंबर 49 है नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए वहन क्षमता। सामान्य वर्षा जल का pH कितना होता है। तो सामान्य वर्षा जल का जो pH होता है वो होता है आपका 5 से लेकर लगभग 5.5 के बीच। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 5.6 भी चल जाएगा, क्योंकि 5.6 भी थोड़ा नियरेस्ट हो रहा है उसके। तो राइट आंसर है 5.6। अब अगर आपसे पूछता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो राइट आंसर होगा 7, क्योंकि शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है। अगर जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो, यानी कि खट्टापन, अम्ल की मात्रा अधिक हो, तो उसका pH मान क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। ठीक है, और अगर क्षार की मात्रा अगर किसी भी विलयन में हम मिला देते हैं तो क्या होता है, 7 से अधिक उसका pH मान चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है सोलर सेल की कार्यप्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है। राइट आंसर इसका होगा तापीय उत्सर्जन।
तो कुछ क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं। आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उसी रूप में आत्मसात होते हैं। राइट आंसर इसका होगा वाइटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 53 है, भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई है? राइट आंसर इसका होगा सीनोजोइक। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है, जैसे कि जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, और आपका सल्फर हो गया। इस तरह के जो गैसें होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। और जो नहीं है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। और यहाँ पर नाइट्रोजन दिया होता तो नाइट्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूरा जलवायु पैलियो क्लाइमेट का अध्ययन किया जाता है वृक्ष वलय द्वारा, बर्फ सत्व कोर द्वारा और झील के निक्षेप द्वारा। तो इन सभी के द्वारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? राइट आंसर है इंग्लैंड। ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, डॉप्सन यूनिट निम्न में से किसको मापता है? तो साइंस से ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है जिसका राइट आंसर है ओजोन परत की मोटाई। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बागेश्वर एवं चमोली। क्वेश्चन नंबर 59 है, गुजरात के मोरबी डैम फटने की घटना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर है 1979 में। क्वेश्चन नंबर 60 है, चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी? किस प्रकार की आपदा थी वह थी नाभिकीय आपदा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष में क्रियान्वयन में आया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 2005 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है? राइट आंसर है सोडा कांच। क्वेश्चन नंबर 63 है, निकट दृष्टि का तकनीकी नाम है? निकट दृष्टि दोष को टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है मायोपिया, और दूर दृष्टि को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2019 में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जनपद है? करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, जिसमें कि राइट आंसर होगा आपका कानपुर। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दिखाता है? यानी कि एरर को क्या दिखाता है? एरर को दिखाता है बग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन में नहीं है, तो विटामिन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र इसमें से कौन सा है? ये है मोजिला फायरफॉक्स, जिसका आपने यूज़ भी कभी किया होगा। लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह का, और फेसबुक तो आप जानते ही हैं एक ऐप है, या फिर इसको वेबसाइट भी कहा जा सकता है। बाकी आपका 68 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ट्रांसमिशन माध्यम नहीं है? यानी कि संप्रेषण, यानी कि एक संचार का माध्यम कह सकते हैं, जो कि है टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम, लेकिन मॉडेम जो है संचार का माध्यम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो फ्रेंड्स, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, जैसे कि 0-1 बाइनरी। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो यूज़र को समझ में आती है। ठीक है, यूज़र यानी कि हमें समझ में आती है, जो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर के समझने के लिए हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वह किसके द्वारा होता है? यह होता है आपका कंपाइलर के द्वारा। और जितने भी ऑप्शन में दिए हैं जैसे कि इंटरप्रेटर, तो ये लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर जो होता है वो एक साथ पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है? वो एक एक करके, जैसे कि एक एक वर्ड करके हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। इससे क्या होता है?
जो इंटरप्रेटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा अधिक समय लगता है, क्योंकि वो एक एक करके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है। तो उससे क्या होता है, जहाँ जहाँ भी एरर्स आते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ भी गलतियाँ होती हैं, तो वो उसको उसी वक्त बताता है, और जब तक वो गलती ठीक नहीं हो जाती तो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन कंपाइलर क्या होता है, वो एक साथ पूरी भाषा को ट्रांसलेट कर देता है, और फिर उसके बाद लास्ट में जितनी भी गलतियां हैं उनको सबको एक साथ ही दिखा देता है। अब असेंबलर क्या है, असेंबलर इस तरह से समझ सकते हो कि असेंबलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और आपका जो निमोनिक होते हैं तो निमोनिक्स को भी क्या करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे निमोनिक से आप समझ सकते हो, जैसे कि अगर हम एडिशन को ऐड लिख सकते हैं, नवंबर को एनओवी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को एसयूवी लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है, निमोनिक होते हैं। और इनको बाइनरी में बदलना यानी कि 0 1 के कोड में बदल देना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? राइट आंसर इसका होगा, भारत में अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? राइट आंसर इसका होगा HTML। HTML की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर से ही है, एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य है? एक बाइट में पूछा है, तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट। बिट क्या होता है, बिट होते हैं 0 1, ठीक है, ये होते हैं बिट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं कि एक बिट में, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, और 1 KB में कितने MB होता है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। या फिर 1 MB में कितने KB होते हैं, और 1 GB में कितनी MB होती है, 1 TB में कितनी GB होती है, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आप देख लेना एक बार। अब है क्वेश्चन नंबर 73, ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा केपलर ने। और आपका न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। गैलीलियो ने की क्या की थी, ये की थी दूरबीन का आविष्कार किया था इन्होंने। कॉपरनिकस ने क्या किया था, इन्होंने शायद इन्होंने पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमने को बताया था, कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चक्कर लगाती है एक साल में, इस तरह से उन्होंने बताया था पृथ्वी की घूर्णन गति। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए इसकी गति में त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, राइट आंसर है 1962 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, हैली का धूमकेतु अंतिम बार दिखाई दिया था। राइट आंसर इसका है 1986 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर करती है? राइट आंसर इसका होगा वायरलेस। क्वेश्चन नंबर 79 है, चेन्नई में सितंबर 2015 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्तराखंड के लिए किसने 2 रजत पदक जीते थे? राइट आंसर है प्रेम कुमार। क्वेश्चन नंबर 80 है, एकमात्र असैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की थी, वह है? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका होगा योगेंद्र राणा। क्वेश्चन नंबर 81 है, कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका है कीर्तिनगर, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में है। क्वेश्चन नंबर 82 है, मिस दीवा 2018 का खिताब किसने जीता? तो ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, राइट आंसर है नेहल चुड़ा समा। क्वेश्चन नंबर 83 है, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी? राइट आंसर इसका है कार्तिकेयपुर। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? मानवेंद्र शाह थे, जिनके समय में टिहरी का विलय हो गया था 1 अगस्त 1949 में। क्वेश्चन नंबर 85 है, सिंधुश्री खुल्लर के बाद किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? हिमालयी अग्र भ्रंश। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो जल विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 88 है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है गर्भवती महिलाओं से। इस योजना में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी
अगस्त 1998 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत के 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्न में से किस मानक को राज्यों के साथ कर बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारित किया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसका कि राइट आंसर होगा वन आच्छादन। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों को प्राप्त केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी है। तो 1% हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 92 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में क्या है, अधिक है। अधिक पूछा है कि उत्तराखंड की तुलना में किस राज्य का लिंगानुपात अधिक है। तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट भारत में लागू हुआ 2006 में। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा देश 2018 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता था। राइट आंसर है इंग्लैंड। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई। तो योजनाओं से सवाल बनते हैं, अगस्त 2014 में ये लागू हुई। 96 में पूछा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा की राशि कितनी है। राइट आंसर है 2 लाख रुपए। अब है क्वेश्चन नंबर 97, निम्न प्राधिकारियों में से कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है। राइट आंसर इसका होगा संसद। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन विधान परिषद का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है। राइट आंसर होगा भारतीय संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पर सारे ही ऑप्शन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं सबसे आखिरी और 100th क्वेश्चन, जिसमें पूछा है, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है। तो NSSO। राइट आंसर है ऑप्शन बी, NSSO भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे वन संरक्षक की परीक्षा में आए हुए इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। इससे आगे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको नहीं करा रखे। तो 100 क्वेश्चन इसमें आपके शामिल थे करंट अफेयर, उत्तराखंड जीके, भारत का सामान्य ज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपके फॉरेस्ट गार्ड में रिपीटेड क्वेश्चन की संभावना है और इसी तरह से आपसे फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह से आपके लिए जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए वीडियो आती रहेंगी।